नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिशों ने यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से भारत में भू राजस्व व्यवस्था लाई थी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं कि टाइम स्टैम्प्स दिए रहेगा, जिसमें इस वीडियो के जो विभिन्न भाग होंगे उससे संबंधित टाइम स्टैम्प दिया रहेगा। तो जो हिस्सा आपको देखने की रुचि हो उसको आप देख करके अपना समय बचा सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ कवर करेंगे, सबसे पहले इसको देख लें कि सबसे पहले जो स्थायी बंदोबस्त है, जैसे भू राजस्व प्रणाली जो थी अंग्रेज़ों की, 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणाली थी। एक थी स्थायी बंदोबस्त, एक थी रैयतवाड़ी, एक थी महालवाड़ी। तो आज के वीडियो में खाली हम लोग स्थायी बंदोबस्त के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्थायी बंदोबस्त से संबंधित हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, यानी भूमिका के तौर पर हम इसको देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि इसको कौन लोग लेकर के आए थे और इसको भारत में किस किस हिस्से में इसको लागू किया गया, और स्थायी बंदोबस्त मुख्य रूप से था क्या, इसकी डेफिनेशन क्या थी। इसके बाद थोड़ा सा मैप में भी हम देख लेंगे ये सब क्या है और इसके क्या परिणाम हुए, और जमींदार को मालिक क्यों बनाया गया, और मालगुजारी क्यों ली जाती थी। ये सब चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये आईएएस के प्रीलिम्स में और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में एक क्वेश्चन इस सामने है, 2011 हमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप उसका उत्तर दे सकते हैं। 4 ऑप्शन भी दे देंगे कमेंट में, मतलब इसी में ही। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। पहला ऑप्शन है, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। तीसरा, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। चौथा, इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है। तो ये हमें बताना है, आप बता सकते हैं कौन सा इसमें सही है। अब पूरा का पूरा लेक्चर देख लेने के बाद जो है इसका आप सही उत्तर देने में सक्षम भी हो सकेंगे। तो शुरू करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि सबसे पहले समझें कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे पहले एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई थी। सन 1600 में एक कंपनी बनी थी। कंपनी तो उसके 2 साल पहले ही बन गई थी, 1598 में ही। लेकिन सन 1600 में 31 दिसंबर 1600 में वहाँ की जो महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने एक कह लें कि साइन करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ निर्बाध रूप से या मुक्त व्यापार करने का एक तरीके से अधिकार दे दिया था, एकाधिकार दे दिया था कि आप वहाँ पर जाके व्यापार करिए, वहाँ पे आप राजनीतिक रूप से अगर फैलना चाहें तो भी फैलिए, और ब्रिटिश का जो अंग्रेज़ हैं, इंग्लैंड का या यूनाइटेड किंगडम का, आप इनकम बढ़ाइए। तो इस उद्देश्य से उसको एकाधिकार मिल गया था। इसी क्रम में वो सबसे पहले भारत में आए, व्यापार कर रहे थे अपना। लेकिन सन 1757 में एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध के बाद इनको जो ये बंगाल वाला इलाका है, बंगाल वाले इलाके में इनका कब्जा हो गया। ठीक है। इसके बाद सन 1764 में कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में इनको ये जो अवध वाला इलाका है ये भी इनके अंडर में आ गया। और बंगाल के इलाके में उस समय बिहार का इलाका और उड़ीसा का इलाका भी आता था, यानी एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में आ चुका था। लेकिन इनको समस्या ये थी कि इतना बड़ा क्षेत्र आ गया है तो इसका हम प्रशासन कैसे करें, शासन प्रशासन कैसे चलाएं। और चूंकि ये कंपनी थे तो इनका मेन मकसद यही था कि हम अपना इनकम कैसे बढ़ाएं, कंपनी का जो राजस्व है, रेवेन्यू है, उसको कैसे बढ़ाएं। ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की नीतियां लेकर के आए। शुरुआत में एक नीति लेकर के आए जिसको बोलते हैं ठेका वसूली, यानी कि इजारेदारी व्यवस्था लेकर के आए थे। इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था मतलब कि किसी एक व्यक्ति को ठेका दे दिया जाता था कि आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा और अवध वाले क्षेत्र में, हालांकि जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था
तो 12 अगस्त सन 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेजों का। तो शाह आलम द्वितीय ने शाही हस्ताक्षर करके लिखित रूप में ये कह दिया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी प्रदान की जाएगी। यानी अब अंग्रेज़ों को इस वाले संधि के द्वारा इन तीनों इलाकों में दीवानी दे दी गई थी। तो दीवानी तो मिल गया, लेकिन ये कंफ्यूज थे कि कैसे राजस्व को वसूला जाए। तो राजस्व वसूलने के लिए जो पुरानी व्यवस्था थी उसी को इन्होंने अपनाया, यानी कि कोई नई व्यवस्था लाने का प्रयास नहीं किया। जैसे अगर मैसूर में भी देखें तो मैसूर में भी पहले थोड़ा बहुत जैसे ज़मींदार वगैरह वहाँ पर भी हुआ करते थे। दक्षिण भारत में कुछ और नाम से जाना जाता है उनको। तो टीपू सुल्तान ने भी जमींदार को हटा दिया था और जो रैयत होता है, जो किसान होता है, उसका सीधा कांटेक्ट राज्य से कर दिया था, स्टेट से कर दिया था। यानी बीच में कोई मीडिएटर का काम नहीं करेगा, कोई मध्यस्थ का काम नहीं करेगा। लेकिन बहुत सारे इलाके में, जैसे कि इन सब इलाके में जमींदार वगैरह जो थे, हालांकि इसमें डिबेट है कि जमींदार मुख्य रूप से काम करते थे कि रैयत यानी किसान मुख्य रूप से काम करते थे। लेकिन उस समय अंग्रेज़ों को ये लगा कि इन तीनों इलाकों में जो जमींदार वगैरह हैं ये हैं वहाँ पर, और उनके माध्यम से हम राजस्व वसूली कर सकते हैं। तो इजारेदारी व्यवस्था जो दक्षिण भारत में प्रचलित थे उसी को इन्होंने अपनाया। यानी कि कुछ व्यक्तियों को ठेका दे देते थे कि आप इन तीनों क्षेत्रों में राजस्व वसूली का काम कीजिए। तो उनको दीवान कहा जाता था। सन 1764 में ये सब, 65 में जब ये संधि हो गया था, 12 अगस्त सन 1765 में संधि हुआ था ये। तो 1765 से लेकर के 67 तक यहाँ पर जो गवर्नर था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक व्यवस्था भी लेकर के आया था जिसको बोलते हैं द्वैध शासन प्रणाली, यानी कि डायरकी सिस्टम। डायरकी सिस्टम मतलब यही था कि कुछ हिस्सा जो है वो नवाब संभालेंगे राज्य का, और कुछ हिस्सा जो है, जो राजस्व वाला काम है, वो कंपनी संभालेगी। तो नवाब के अंडर में निजामत वाला काम था और जो राजस्व वाला काम था वो कंपनी के हाथों में था। तो कंपनी इस राजस्व को वसूल करने के लिए कुछ दीवान को नियुक्त करती थी। जैसे बंगाल में देखें तो एक रजा खान करके थे, उनको नियुक्त किया था। और बिहार में राजा सिताब राय, ये नाम पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। तो एक थे रजा खान, मोहम्मद रजा खान, और एक थे इसमें बिहार में राजा सिताब राय। तो राजा सिताब राय और मोहम्मद रजा खां को दीवानी वाले पद पे दीवान बना दिया गया था इनको, कि आप राजस्व वसूली का काम कीजिए और अंग्रेज के कोष में जो है राजस्व डालिए। तो ये व्यवस्था पहले चल रही थी, लेकिन इस व्यवस्था में बहुत सारी खामी थी, क्योंकि जो किसान हैं उनको बहुत सारा नुकसान होने लगा। क्योंकि बीच में एक जो दीवान थे ये ज़्यादा मात्रा में वसूली भी करते थे, जिससे स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई थी। तो इजारेदारी व्यवस्था लेकर के आए थे, यानी पहले तो दीवान थे और दीवान में भी कुछ लोगों को ठेका भी देने लगे। जो ठेका दिया जाता है, ठेका बोलते हैं उर्दू अरबी शब्द में इजारा बोलते हैं उसको, इजारा। और जिसको ठेका दिया जाता है और जिसके माध्यम से वो ली जाती है, राजस्व वसूली की जाती है, उसको बोलते हैं इजारेदारी व्यवस्था बोलते हैं। तो ये इजारेदारी व्यवस्था चल रही थी। द्वैध शासन भी सन 1765 में आ गया था, रॉबर्ट क्लाइव लेकर के आए थे, ठीक है। और ठेका इजारेदारी व्यवस्था के माध्यम से वसूली की जाती थी। और सन 1722 में देखा जाए, यानी जब उनका कब्जा यहाँ पर नहीं हुआ था बंगाल में, तो उस समय ठेका वसूली होती थी पहले भी, तो 1.4 करोड़ का राजस्व वसूल कर पाते थे। इसी क्षेत्र में, इन तीनों क्षेत्र में मिला करके सन 1764 में अगर देखा जाए एस्टिमेट, तो 1.8 करोड़ रुपए का राजस्व वसूल कर लेते थे। लेकिन 1765 में जब ये सिस्टम लाया गया तो 1771 तक अगर देखा जाए तो 2.3 करोड़ तक के राजस्व
अंग्रेजी कंपनी को मिलने लगी थी, यानी कि उनका कोष जो है बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि इतना ज़्यादा राजस्व वसूली किया जा रहा था कि रैयत के ऊपर बोझ बढ़ता ही जा रहा था। बोझ बढ़ने की वजह से बहुत सारे किसान अपने क्षेत्र से भागने लगे। सन 1770 में एक बहुत तगड़ा अकाल पड़ा, जो कि इतिहास में बहुत बड़े अकाल के रूप में उसको जाना जाता है। 1769 से 70 के बीच में बंगाल में अकाल पड़ा, और इस अकाल में माना जाता है कि 1/3 जनता जो है वो काल के गाल में समा गई, या कहें कि उनकी मृत्यु हो गई, भूख से मर गए, और बहुत सारे लोग पलायित कर गए, यानी कि वहाँ से चले गए। 1/3 जनता यानी कि लगभग कुछ पुस्तक में पढ़ने को मिलता है 1 करोड़ की जनसंख्या जो थी, उनके ऊपर ये इतना भीषण दुष्परिणाम देखने को मिला था इस वाले अकाल में। अब जब अकाल पड़े तो किसानों की आय घटती जा रही थी। जब किसानों की आय घट रही थी तो उनको राजस्व अंग्रेज़ों को कहाँ से मिलेगा, क्योंकि पहले माल गुजारी जो भूमि से लगान जो वसूला जाता था, मेन रूप से वही सोर्स ऑफ इनकम था अंग्रेज़ों का। जब किसान जो है बदहाल हो जाएंगे, बेहाल हो जाएंगे, खुद ही उनके ऊपर अकाल का सामना कर रहे होंगे, तो वो अंग्रेज़ों को राजस्व कहाँ से दे पाएंगे, यानी कि मालगुजारी कहाँ से दे पाएंगे। तो अपनी खेती में इनपुट भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से भाग रहे हैं। तो अंग्रेज़ों के ऊपर ये दबाव पड़ने लगा कि आखिर राजस्व वसूली काम कैसे किया जाए। जब किसान ही नहीं रहेंगे तो राजस्व नहीं रहेगा, और जब राजस्व नहीं रहेगा तो कंपनी कैसे रहेगी। यानी वो जीते हैं, अगर इतना बड़ा इलाका जीते में ही तो उसको कोई अर्थ नहीं है। तो ये 1770 में अकाल पड़ा था। इसके कारण से जो कृषि व्यवस्था है उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उद्योग जो है वो भी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया, जो कि सूती वस्त्र उद्योग, रेशम के जो उद्योग थे। जैसे भारत को माना जाता है कि वो कपड़े के मामले में पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे भी कि कैसे यहाँ पे अंग्रेज़ों ने नील की खेती का उत्पादन करना शुरू कर दिया बिहार वाले क्षेत्र में, जिसके कारण से सन 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह भी किया था। तो नील की खेती का उत्पादन बढ़ाने लगे, तो किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा था, और उद्योग धंधे भी समाप्त हो रहे थे, क्योंकि यहाँ के जो काश्तकार थे जो उद्योग धंधों में लगे हुए थे, छोटे मोटे, मेन रूप से कपड़े वाले उद्योग में लगे हुए थे, तो उनके माल को सस्ते में ख़रीद करके अपना यूज़ कर लेते थे, और भारत से कच्चा माल बहुत सारा लेकर के फिर उसको विदेश में अपने देश में बना करके फिर भारत में डंपिंग कर देते थे, यानी कि ज़्यादा मात्रा में डंप कर देते थे, इंपोर्ट करा लेते थे, जिससे भारत के बाज़ार में उनकी जो माल थी वो ज़्यादा मात्रा में थी, और भारतीयों की तुलना में उसका जो क्वालिटी था वो भी अच्छा था। इसके कारण से भारतीय जो दस्तकार थे, जो सूती वस्त्र उद्योग में लगे हुए थे, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली गई। तो इस तरीके से उद्योग ख़राब हो गए, कृषि ख़राब हो गई। इसके कारण से जब उत्पादन नहीं हुआ तो राजस्व जो है उसमें कमी आने लगी। अंग्रेज़ों की राजस्व व्यवस्था खतरे में पड़ गई कि अब पैसा कहाँ से आएगा। तो इसी क्रम में सन 1772 में एक गवर्नर आया जिसको बोलते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। जैसे एक गवर्नर होता है, एक गवर्नर जनरल होता है, लेकिन सन 1772 में से लेकर के 1774 तक देखा जाए तो गवर्नर आया था जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन सन 1773 में जो है आया था रेगुलेटिंग एक्ट, पता होगा, रेगुलेटिंग एक्ट। ये जब एक्ट आया था तो सन 1774 से लेकर के 1785 तक या 84 तक कहीं कहीं लिख उठता है, तो 85 मान लें, 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग्स को ही गवर्नर की बजाय इसको बना दिया गया था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये भी व्यवस्था थी कि अब जो गवर्नर है, पहले क्या था कि मद्रास प्रेसिडेंसी जो यहाँ पर है, बंगाल प्रेसिडेंसी, और यहाँ पे बम्बई प्रेसिडेंसी जो है, ये इन तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर अलग अलग होते थे, और केंद्रीयकरण नहीं था उनमें। यानी कंपनी तो शासन चलाती थी, लेकिन उसमें केंद्रीयकरण जो सेंट्रलाइजेशन होता है वो नहीं था, सब बिखरे बिखरे हुए थे। तो ब्रिटिश के जो ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें ये मांग उठने लगी कि
जो ब्रिटेन में रहने वाले लोग हैं, यहाँ के जो उद्योगपति हैं, उनके ऊपर उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस कंपनी को एकाधिकार मिला हुआ है, मोनोपोली उसको बोलते हैं, वो मिला हुआ है, जिसके कारण से और सारे जो उद्योगपति इंग्लैंड में पनप रहे हैं वो पूर्व से व्यापार कर ही नहीं सकते हैं। तो उनकी भी डिमांड बढ़ रही थी कि जो इंग्लैंड है उसको कंपनी के माध्यम से कुछ ना कुछ फ़ायदा भी दिया जाना चाहिए। तो उसको रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये पहली एक्ट थी। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी रेफरेंस के रूप में जान लें तो ये एक्ट आया था। इसके माध्यम से बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी को नियंत्रित करने के लिए सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीयकरण की नीति लाई गई थी। इसके माध्यम से जो तीनों गवर्नर हुआ करते थे अलग अलग प्रेसिडेंसी के, उसको गवर्न करने के लिए एक गवर्नर जनरल होता था और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 4 लोग थे, जिसमें से एक गवर्नर जनरल होता था और 3 अन्य लोग होते थे जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स से नियुक्त करके आते थे। यानी अब भारत में जो भी निर्णय करना है, नीति निर्णय करना है या कोई भी नियम बनाने हैं, तो उसमें चारों लोगों की सहमति से ही बनाया जा सकता था। यानी अब हाउस ऑफ कॉमन्स की जो है नियंत्रण भारत में बढ़ता जा रहा था। तो उसी क्रम में जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में आया भारत में, तो देखा कि द्वैध शासन प्रणाली से यानी कि डायरकी सिस्टम से स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही, केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अकाल पड़ रहा है बार बार और राजस्व वसूली नहीं हो पा रही ठीक प्रकार से। और जो बीच में दीवान थे, दीवान भारतीय थे, तो उसमें भी कुछ कमियां थीं। इस कारण से उसने 1772 में द्वैध शासन प्रणाली को ख़त्म कर दिया। कहा कि आज से द्वैध शासन प्रणाली भारत में नहीं रहेगा। और जब इसको ख़त्म कर दिया, जो दीवान का पद उसमें चलता था, जैसे मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय जो थे वो दीवान थे, तो उन दीवान के पद को समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पे एक संस्था बनाई गई जिसको बोलते हैं राजस्व बोर्ड। यानी अब लगान की वसूली जो है, मालगुजारी की वसूली, वो जो ब्रिटिश के जो अपने अधिकारी हैं वो करेंगे। पहले क्या था द्वैध शासन प्रणाली में कि अंग्रेज चाहते थे कि जो राजस्व वसूली वाला काम है वो भी भारतीय करें, ताकि उनके ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण ना हो कि बड़ी बेरहमी से, बड़ी बेमुरव्वत से राजस्व वसूली की जाती है। इसलिए वो सामने भारतीयों को रखते थे। और निज़ामत काम के लिए भी 53 लाख रुपए सालाना के रूप में नवाब को दिया जाता था, ताकि वो निज़ामत वाला काम करें। द्वैध शासन प्रणाली में ही रॉबर्ट क्लाइव ने 26 लाख रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी यानी कि शाह आलम द्वितीय थे उनको भी देने का प्रावधान किया था। तो जब देखा कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही, तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, दीवान वाले पद को समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर राजस्व बोर्ड का गठन किया। इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और इजारेदारी व्यवस्था में सुधार किया गया। इजारेदारी व्यवस्था क्या है, पहले बताया कि ठेका पर वसूली की जाती थी, कुछ व्यक्तियों को ठेका दे दिया जाता था, लेकिन उसमें अब सुधार किया गया। अब ये कहा गया कि जो भी इजारेदार होंगे, जो भी ठेकेदार होंगे जो वसूली करते हैं, उनको 5-5 सालों के बाद नियंत्रित किया जाएगा। यानी अब सन 1772 से 1777 तक 5 साल यही बनेगा। 1777 तक ये इजारेदारी व्यवस्था 5-5 सालों के लिए नियंत्रित की जाने लगी। पहले क्या था कि ठेका जो दिया जाता था द्वैध शासन प्रणाली में भी या उसके पहले जो इजारेदारी व्यवस्था चलती थी, उसमें क्या था कि मान लीजिए कोई एक भूमि का टुकड़ा है बंगाल में, मान लीजिए वर्धमान कोई इलाका है, तो उसमें कंपनी ने कह दिया कि यहाँ पर कौन जो है मालगुजारी हमको वसूल करके देगा। तो कुछ लोग आ गए, जमींदार वगैरह आ गए, बड़े लोग, रसूख लोग आ गए और कहे कि हम देंगे हम देंगे। तो उसमें ये होता था कि जो ज़्यादा बोली लगाएगा, भूमि की जो ज़्यादा बोली लगाएगा, उसको उस भूमि का एक तरीके से हक दे दिया जाता था। हम कह लें मोटी मोटा मालिकाना हक दे दिया जाता था। वो जो ज़मींदार है, कथित रूप से ज़मींदार है, वो उस भूमि का पूरी तरीके से नियंत्रण करता था। उसको चाहे बेचे, चाहे किसी दूसरे रैयत को स्थानांतरित कर दे, कुछ भी कर दे, वो सारा का सारा काम उस इजारेदार के ऊपर रहता था। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बोली तो लगाने लगे कि सबसे ज़्यादा हम देंगे, लेकिन जब देने वाली बारी आती थी
तो उस समय वो दे नहीं पाते थे, क्योंकि आपस में तो कंपटीशन होता था जमींदारों के बीच में कि हमें ज़मीन दे दिया जाए, हम आपको ज़्यादा मालगुजारी देंगे, लेकिन वो एक्चुअल रूप में उतना दे नहीं पाते थे। इससे कंपनी को जब आवश्यकता पड़ती थी राजस्व की, तो पता लगा टाइम से उनको पैसा ही नहीं मिल पा रहा है। जब पैसा नहीं मिल पा रहा है तो इस तरीके से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। मतलब ना किसानों की स्थिति ठीक थी, ना कंपनी की स्थिति ठीक थी। बीच में जो जमींदार थे वो ज़्यादा अमीर बनते चले जा रहे थे, किसान ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे थे। कंपनी का भी प्रशासन ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उनके जो अधिकारी वगैरह थे वो भी भ्रष्टाचार में बहुत ज़्यादा लिप्त थे। तो इस कारण से सन 1772 में ये सब समाप्त कर दिया, इजारादारी व्यवस्था में सुधार लाया कि अब 5-5 सालों तक ठेका दे दिया जाएगा एक बार में। जैसे पहले क्या था कि एक बार में ठेका दे दिया गया, अगर कोई जो ठेकेदार है, जो इजारेदार है, अगर उतनी वसूली नहीं कर पा रहा है रैयत से और राजस्व नहीं दे पा रहा है कंपनी को, तो उसको तुरंत ठेके से हटा दिया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिए हैं तो उसमें कुछ शर्त लिखा हुआ है कि अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो ये आपके ऊपर दंडिक कार्रवाई की जा सकती है। तो दंडिक कार्रवाई के तौर पर इजारेदार को हटा दिया जाता था। तो हटाने की वजह से क्या होता था कि अब फिर से बोली लगेगी, फिर से बोली लगेगी तो फिर से कंपटीशन होगा, तो और सारे इजारेदार आएंगे, ठेकेदार आएंगे, तो वो और बड़ी बोली लगाएंगे। पता लगा बोली लगाते चले गए लेकिन उतना वसूली कर ही नहीं पा रहे हैं, तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो कहे कि इससे बढ़िया ये है कि एक इजारेदार को 5 साल के लिए दे दिया जाएगा भूमि, आप उसका व्यवस्था करें। तो ये उसमें सुधार किया गया, 72 से 77 तक ये चला। लेकिन उसके बाद भी देखा गया कि स्थिति जो है ठीक नहीं बन पा रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5 साल के लिए भले दे दिया गया, लेकिन उसमें कंपनी का जो मांग था, डिमांड था, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में था कि अभी भी इजारेदार जो है इसको कर नहीं पा रहे थे, यानी कि राजस्व वसूली नहीं कर पा रहे थे और दे नहीं पा रहे थे उनको उतनी मात्रा में जितना वो प्रॉमिस करते थे। तो ये कमी होने लगी। ये पृष्ठभूमि है जिसके कारण से अब अंग्रेज़ों को लगा कि नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। रिफॉर्म इस तरीके से कि ये जो बोली लगाई जाती है, बोली लगाने की वजह से व्यवहारिक रूप से वो काम नहीं हो पाता है जो काम होना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से हो जाता है लेकिन व्यवहार में नहीं आ पाता है। तो व्यवहार में लाने के लिए करीब 2 दशक तक, यानी कि लगभग 20 सालों तक इस पर चर्चा होती रहेगी, क्या लाया जाए, क्या लाया जाए। तो इस पृष्ठभूमि में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आती है। ये 1785 तक रहते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, लेकिन पता होगा कि सन 1784 में एक एक्ट आया था। इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में, जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। इस पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ ऐसे बातें थी जिससे वॉरेन हेस्टिंग्स जो है मतलब उनको अच्छा नहीं लगा वो बात, और वो इसी कारण से गवर्नर जनरलशिप से अपना इस्तीफा दे दिए और वो चले गए अपने देश। उसके बाद आए सन 1785 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। सन 1785 से 93 तक ये रहे थे, जिनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही इसका पिता माना जाता है स्थायी बंदोबस्त का। कहने के किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। लेकिन पता है कि 1772 से 77 तक ये चला था पहला इजारेदारी व्यवस्था 5 सालों के लिए। फिर 1777 से 82 तक चला। अब 82 से 87 तक चला। 87 से फिर आएगा कब? 92 तक आएगा। यानी कि ये एक टर्म, फिर ये दूसरा टर्म, फिर ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, 4 टर्म तक किसी तरह ये इजारेदारी व्यवस्था को चलाया गया। लेकिन जब रेवेन्यू का कलेक्शन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा था, तो ये विचार किया गया कि अब कोई बड़ी और कोई नई व्यवस्था लाई जानी चाहिए। अब हम ये समझेंगे कि ये मालगुजारी या इस्तमरारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त या रेवेन्यू सेटलमेंट की नीति क्यों लाई गई, या हम कह लें कि जो मालगुजारी वसूल किया जाता था, मालगुजारी आखिर लिया क्यों जाता था। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक रूप से प्रसार करना आरंभ कर दिया था। उधर प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में अगर देखें, इसी क्रम में हम 1760 में देखें तो फ्रांसीसियों के साथ वांडीवाश का युद्ध हुआ था, जिसमें उन्होंने फ्रांसीसियों को हरा दिया था।
उधर डचों के साथ युद्ध हो रहा था, बेतारा का युद्ध बोलते हैं। और जो पोर्टुगीज़ हैं उनके साथ युद्ध हो रहे थे। दक्षिण भारत में अन्य जो लोग आ रहे थे, कंपनियां आ रही थी, उनके साथ युद्ध चल रहा था। तो इसी क्रम में उसको बहुत सारा जो है विजय के लिए, विजय अभियान चलाने के लिए उसको बहुत सारे धन की आवश्यकता थे, क्योंकि उनको बड़े मात्रा में शस्त्रागार, सैनिकों के रहने खाने के लिए और उनके जो अस्त्र शस्त्र के लिए व्यवस्थाएं करना, और उनके रहने के लिए कंपनी के लिए जो एक तरीके से कोठियाँ बनाना, फैक्ट्रीज़ बनाना और क्षेत्र का अधिग्रहण करना, तो इन सब के लिए बहुत सारा पैसे की जरूरत पड़ती थी, जिसके कारण से वो मालगुजारी लेने की कुछ नीति प्रारंभ की। और जब 1765 में ये संधि हो गई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि हो गई थी, तो एक बहुत बड़ा इलाका बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रूप में उनको दीवानी के रूप में प्राप्त हो गया था। तो मालगुजारी वाली जो व्यवस्था थी, इस वाले क्षेत्र से उन्होंने करना शुरू कर दिया। और बंगाल वाला इलाका अपने आप में बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, और ऐतिहासिक रूप से डच वालों ने भी यहाँ पर जो कपड़े हैं उसको व्यापार के लिए एक तरीके से कोठी अपनी बनाई थी, डच ने भी बंगाल के इलाके में ही। तो कह लें कपड़ा के मायने में भी, जूट के मायने में, और वैसे भी वर्तमान में अगर देखें तो चावल के मायने में ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा समृद्ध है। तो इस क्षेत्र पर जब इनका कब्जा हो गया, तो अब मालगुजारी वसूल करने के लिए, मतलब एक जो कह लें इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, उसकी कोई समस्या नहीं रह गई। लेकिन मालगुजारी के लिए इनको जितनी आवश्यकताएं थी वो इस क्षेत्र से पूरी हो सकती थी। इसके अलावा ये बहुत सारा भारत से जो कच्चा माल है उसको खरीदते थे, जैसे कि कपास हो गया या जो रेशम हो गया, इन सब का बड़ी मात्रा में क्रय करते थे, ताकि ये स्वदेश ले जा करके इसका पुनरुत्पादन कर सकें या इसको प्रसंस्कृत कर सकें, प्रोसेस कर सकें, और इसको कपड़े के रूप में पुनः रूपांतरित करके भारत के एक बहुत बड़े बाज़ार में इसको डंपिंग कर सकें। तो इतने बड़े कच्चे माल को खरीदने के लिए भी बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थे। तो इसलिए भी इन्होंने मालगुजारी की नीति लाने का प्रयास किया, नई नई नीतियाँ लाने का प्रयास किया। शुरू में तो विशेष रूप से जो पुरानी इजारेदारी व्यवस्था थी उसी पे ही काम किया, ठेके वाली व्यवस्था पे काम किया, लेकिन बाद में इसमें सुधार किए गए। अगर हम देखें पहले क्या था कि मालगुजारी से जो पैसा मिलता था, अगर हम 1765 के पहले देखें तो कंपनी के पास अपनी जो धन था, अपनी जो पूंजी थी, उससे या अपने देश से चांदी मंगवाते थे और सोना मंगवाते थे। उस चांदी और सोने से, रजत और स्वर्ण से भारत के कच्चे माल को खरीदते थे। लेकिन जब 1765 में पूरा उनका बहुत बड़े हिस्से में राजनीतिक कब्जा हो गया, तो अब वो भारत से कच्चा माल खरीदने के लिए भारत के ही राजस्व से कच्चा माल खरीद सकते थे। लेकिन 1793 के बाद अगर देखें या 1765 में अगर देखें, तो उसके बाद से सोना और चांदी का जो आयात वो करते थे कि कच्चा माल खरीदेंगे, वो आयात करना भी बंद कर दिया। यानी अब भारत की ही ज़मीन से, भारत के लोगों से कच्चा माल खरीद सकते थे। खैर, तो माल के क्रय के लिए, कच्चे माल को क्रय करने के लिए भी इनको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए भी इन्होंने मालगुजारी की नीति लेकर के आए। इसके अलावा ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए नए नए इलाके को हड़पना, फिर वहाँ पे किलेबंदियाँ करना, और जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके लिए खर्च निकालना, सैनिक जो हैं उनके लिए खर्च निकालना, युद्ध के लिए खर्चा करना, भारत के बहुत बड़े बड़े हिस्से पे कब्जा करने के लिए। जैसे प्लासी में भी जैसे कब्जा हुआ, हालांकि प्लासी के युद्ध को कुछ लोग निर्णायक युद्ध कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको एक तरीके से धोखाधड़ी भरी युद्ध कहते हैं। लेकिन बक्सर वाला युद्ध थोड़ा सा बड़ा हम मान सकते हैं। ऐसे ही फ्रांसीसियों से जो उन्होंने लड़ाइयाँ की, उसको भी हम थोड़े से बड़े युद्ध में मान सकते हैं। तो इन सभी युद्धों के लिए प्रबंध कहाँ से किया जाएगा, तो इसके लिए एक मालगुजारी की नीति आवश्यक थी। अगर हम देखें, जो मालगुजारी की मांग है वो भी बढ़ती चली जा रही थी इन सब कारणों से, बहुत सारी उनकी डिमांडें थी, तो इससे मालगुजारी की जो मांग है वो बढ़ती जा रही थी। 1765 से 1793 के बीच में देखें तो मालगुजारी की जो मांग थी वो दोगुनी हो गई थी। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एग्जाम्पल में देखें तो 5 बीघे या उससे ज़्यादा की अगर ज़मीन है, लगभग इतना, तो 46 रुपये सालाना का लगान लिया जाता है, मालगुजारी ली जाती है। लेकिन उस समय अब जैसे भी व्यवस्था रही होगी, क्योंकि भूमि की पैमाइश हालांकि अंग्रेज़ों के समय में हुआ था,
1765 के बाद भूमि की पैमाइश वगैरह हुई थी तो मालगुजारी वगैरह लिया जाता था, लेकिन उसकी जो डिमांड थी मालगुजारी की वो 2 गुना तक हो गई थी इन अवधि के बीच में। क्योंकि इसी अवधि के बीच में देखें तो कुछ उन्होंने युद्ध भी लड़े थे। जैसे अगर हम देखें मैसूर से इन्होंने युद्ध लड़ा। मैसूर जो कि मैप में देखें तो ये वाला इलाका है। यहाँ पे सन 1761 में हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना कर दी थी। हैदर अली, तो हैदर अली से सन 1767 में, सन 1767 से 69 के बीच में मैसूर और अंग्रेज़ों का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ जो है बुरी तरीके से हार गए थे। और इधर जो मद्रास वाला इलाका है, इस मद्रास वाले इलाके में हैदर अली ने कब्जा भी कर लिया था। तो एक संधि हुई थी जिसको बोलते हैं मद्रास की संधि बोलते हैं। तो मद्रास की संधि से ये कह दिया गया कि चलो ठीक है कब्जा हो गया, लेकिन हम आपके इलाके को लौटा देते हैं एक दूसरे को। तो लौटा तो दिया गया, लेकिन उसमें बहुत भारी हानि हुई थी अंग्रेज़ों की। इसके बाद की अगर युद्ध देखें तो सन 1775 में मराठा के साथ हुआ था। मराठा के साथ जो पहला युद्ध हुआ था 1775 से 82 के बीच में, मराठाओं से पहला युद्ध हुआ था। इसके बाद फिर मैसूर से दूसरा युद्ध जो हुआ वो 1780 से 84 के बीच में हुआ था। फिर मैसूर से फिर तीसरा युद्ध हुआ जो कि 1790 से 92 के बीच में हुआ। तो ये कुछ ऐसे युद्ध थे जो कि बहुत बड़े युद्ध थे, क्योंकि उस समय मराठा और मैसूर एक बहुत बड़े साम्राज्य थे, बहुत शक्तिशाली भी थे। तो इन सभी युद्ध के खर्चे उठाने के लिए उनकी जो मालगुजारी की मांग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि भूमि जो है वही आय का बहुत बड़ा साधन था। ठीक ना जी सर। तो ये मालगुजारी की मांग दोगुनी होती चली गई। इस कारण से अब चूंकि भूमि से उत्पादन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, इन्वेस्टमेंट जो है या कहें कि निवेश जो है वो सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है, जिससे उत्पादन घटा और बहुत सारे लोग अपने अपने खेत छोड़ करके भागे। लेकिन जब उत्पादन घटा तो राजस्व भी घटा, तो मालगुजारी नीति लाने का प्रयास किया गया। उसी क्रम में यह स्थायी बंदोबस्त लाया गया। तो ये हमने समझ लिया कि मालगुजारी वो क्यों लेते थे। अब हम देखेंगे कि जो मालगुजारी नीति में स्थायी बंदोबस्त है, आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि मालगुजारी नीति 3 प्रकार की नीतियाँ होती थी। एक थी अस्थायी बंदोबस्त, एक महालवाड़ी, एक रैयतवाड़ी। तो इस वाले में हम खाली स्थायी बंदोबस्त के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन इस अस्थायी बंदोबस्त को लाया कौन था? अभी तक हमने जितना पढ़ा वो खाली एक पृष्ठभूमि थी कि पहले की स्थिति क्या थी, द्वैध शासन प्रणाली क्या था, इजारेदारी व्यवस्था क्या था, उससे किस प्रकार से बोली लगाई जाती थी। बोली लगाने की वजह से धीरे धीरे अकाल पड़ना शुरू हो गया, तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो ये प्रयास किया गया कि एक ऐसी नीति लाई जाए कि एक स्थायित्व बना रहे, एक कह लें कि स्टेबिलिटी बनी रहे, ताकि किसानों के ऊपर ज़्यादा भार ना पड़े, यानी कम से कम इतना भार पड़े कि राजस्व तो मिलता ही रहे। ऐसा ना हो कि उसके ऊपर अकाल के कारण वो भूखे मर रहा हो तो राजस्व कहाँ से देगा। तो ये सोच विचार होने लगा। काफ़ी लंबा विचार विमर्श हुआ कि कैसे नीतियाँ लाई जानी चाहिए। तो इस क्रम में अस्थायी बंदोबस्त को लाया गया था। अब पहले ये देख लें कि इस अस्थायी बंदोबस्त को कौन लाया था। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनको जानते हैं कि ये सन 1785 में भारत के गवर्नर जनरल बने थे और 1793 तक ये रहे थे। और राजस्व बोर्ड की स्थापना जो है सन 1772 में किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने दीवान वाले पद को हटा करके राजस्व बोर्ड का गठन कर दिया था कि अब जो ठेका होता है वो किसी ठेकेदार को नहीं दिया जाएगा, वो अब ब्रिटिश का ही कोई अधिकारी होगा, वही काम करेगा। तो इसी राजस्व बोर्ड का एक अधिकारी था जिसका नाम है सर जॉन शोर। हालांकि ये बाद में गवर्नर जनरल भी भारत का बनता है सन 1793 से 98 के बीच में। लेकिन ये उस समय सर जॉन शोर रेवेन्यू बोर्ड का अध्यक्ष था, यानी राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष था, चेयरमैन था। और एक व्यक्ति और थे जिसका नाम है जेम्स ग्रांट। इन तीनों लोगों ने मिल करके ये अस्थायी बंदोबस्त को विकसित किया था। तो जब भी यदि ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे
मतलब तीनों, मतलब 4 ऑप्शन दे जिसमें से एक ऑप्शन में इन तीनों का नाम लिखा रहे तो इन तीनों वाले पे टिक हम मार सकते हैं। लेकिन यदि सिर्फ ये पूछे कि स्थायी बंदोबस्त को लाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो हम बोलेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर ये पूछे कि स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था, तो सर जॉन शोर ने रखा था। इसमें लिखा प्रथम विचार, ये 1789 में। तो प्रथम विचार रखने वाला, स्थायी बंदोबस्त का प्रथम विचार रखने वाला व्यक्ति कौन था, तो सर जॉन शोर था, जो कि रेवेन्यू बोर्ड का अध्यक्ष था उस समय। और 1789 में जब इसने विचार रखा तो 1790 में इसको लागू भी किया गया। सर जॉन शोर ने जो व्यवस्था रखी थी उसको बोला जाता था सर जॉन शोर व्यवस्था, सर जॉन शोर सिस्टम बोला जाता था। इस व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया, कुछ इलाकों में लागू किया गया, ये देखने के लिए कि क्या स्थायी बंदोबस्त, अभी हम आगे देखेंगे कि स्थायी बंदोबस्त क्या है। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लागू किया गया कि क्या स्थायी बंदोबस्त ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्या उससे सच में राजस्व की वसूली या राजस्व में इजाफा हो सकता है। तो इसको पायलट प्रोजेक्ट के लिए लागू किया गया था और ये सफल हुआ था, ये जो है सफल हुआ था। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का टर्म जो है वो पूरा होने वाला था। तो जाने से पहले पहले इन्होंने स्थायी बंदोबस्त को पूरी तरीके से लागू करा करके गए थे। यानी इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, और बनते भी हैं क्वेश्चन ऐसे कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस पर विचार किया था। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट। इस व्यवस्था का प्रथम विचार किसने दिया था, तो सर जॉन शोर ने दिया था 1789 में। 1790 में सर जॉन शोर व्यवस्था लागू की गई थी जो कि अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, और 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया था। तो फिर से रिवाइज कर लें कि अस्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रथम विचार किसने दिया था, सर जॉन शोर। इसके अलावा जेम्स ग्रांट भी थे। और कब लागू किया गया, पूरी तरीके से अस्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया, तो ये डेट ध्यान रखना है, 1793 में पूरी तरीके से इसको लागू किया गया था। हालांकि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1790 में ही लागू किया गया था, लेकिन सही तरीके से इम्प्लीमेंटेड रूप से 1793 में लागू किया गया था। इसके बाद आ गए थे सर जॉन शोर। उन्होंने बाद में ये आकलन भी किया कि इसका क्या प्रभाव पड़ा और कितने मात्रा में राजस्व वसूली हो पाई। सर जॉन शोर एक हस्तक्षेप की नीति का पालन करने वाले गवर्नर जनरल सन 1793 से 98 के बीच में बने थे, और 93 में इनका कार्यकाल कॉर्नवालिस का समाप्त भी हो गया था। अब देख लेंगे इसको कहाँ कहाँ पर लागू किया गया था। ये जो क्षेत्र हैं ये अलग अलग सोर्स से निकाले गए हैं। जैसे सर विपिन चंद्र जी के पुस्तक में कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, कुछ अन्य क्षेत्र किसी अन्य पुस्तक में भी दिए गए हैं। तो वो अलग अलग क्षेत्र अगर देखें तो इसको बंगाल में लागू किया गया था। बंगाल में देखें तो एक इलाका था वर्धमान, जिसको आजकल वर्धमान भी बोलते हैं। तो वर्धमान वाले इलाके में, या कहें कि बंगाल वाले इलाके में लागू किया गया था। और ये जो अवध वाला इलाका है, अवध में एक छोटा सा इलाका था वाराणसी, मतलब उस समय तो बड़ा इलाका था, तो वाराणसी में भी इसको लागू किया गया था। ये जो कर्नाटक देख रहे हैं पूरा, ये कर्नाटक वाला इलाका, इस कर्नाटक के जो उत्तरी वाला इलाका है, ये इस उत्तरी इलाके में लागू किया गया था। और उड़ीसा, ये जो उड़ीसा वाला इलाका है यहाँ पर लागू किया गया था। उत्तरी मद्रास, यानी जो मद्रास है, मद्रास प्रेसिडेंसी, इसका उत्तरी इलाका, या कहने कर्नाटक का उत्तरी इलाका, दोनों का मतलब एक ही है। और बिहार में लागू किया गया था, इस बिहार वाले इलाके में। तो फिर से उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में, अवध के बनारस में, कर्नाटक के या कहें कि मद्रास के उत्तरी इलाके में इसको लागू किया गया था। और ब्रिटिशों के द्वारा उसमें जितने भी हिस्से कब्जे में लाए गए थे, 1793 तक अगर देखा जाए तो बहुत सारे इलाके उनके कब्जे में आ गए थे। जैसे मैसूर के साथ ये जो तीसरा युद्ध हुआ था, ये जो थर्ड वॉर हुआ था मैसूर के साथ, टीपू सुल्तान के साथ, तो इसमें टीपू सुल्तान की हार हो चुकी थी। जब टीपू सुल्तान की हार हुई तो एक संधि हुई जिसको बोलते हैं श्रीरंगपट्टम की संधि। श्रीरंगपट्टम की संधि के माध्यम से 1/2 हिस्सा, यानी मैसूर का, जो मैसूर बहुत बड़ा इलाका था, इस मैसूर का आधा हिस्सा जो है अंग्रेजों को दे देना पड़ा था। साथ में 330 लाख रुपए भी, यानी 3 करोड़ 30 लाख रुपए भी अंग्रेजों को दिया जाना
देना पड़ा था। तो ये आधा इलाका भी इनको मिल गया था इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से इनके राजस्व के लिए ये क्षेत्र इनको मिल गए थे और बिहार का इलाका था ही। अब देख लें कि ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये है क्या। तो 19% इलाके पर जो है कब्जा हुआ था, 19%। अंग्रेजों के हिस्से में एक बड़ा इलाका यहाँ पर था, एक बड़ा इलाका यहाँ पर भी था। तो जितना भी हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में था उसका 19%, ये नहीं कि पूरे भारत का 19%, जितना इलाका अंग्रेजों की कंपनी के अंडर में था उसका 19% हिस्से पर इस अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। अब एक एक करके बहुत ध्यान से देख लें कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था। सबसे पहले इसके नाम पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि इसके नाम क्या क्या थे। जैसे इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त का एक नाम इस्तमरारी बंदोबस्त भी है, इस्तमरारी बंदोबस्त। इसको अंग्रेजी में रेवेन्यू सेटलमेंट भी कहते हैं। इसी अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये 3 नाम चलते हैं इसके लिए। ये क्या था, तो इसमें पहला यहाँ पर लिखा हो गया है कि राजस्व दर अस्थाई कर दिया गया था। पहले क्या था कि राजस्व दर अस्थाई नहीं था, इजारेदारी व्यवस्था में ठेका दिया जाता था और ठेके पे जो मालगुजारी के लिए वसूली के लिए बोली लगाई जाती थी। तो बोली लगाने के क्रम में राजस्व व्यवहारिक रूप से उतना नहीं मिल पाता था जितना बोली लगाए जाते थे। ठीक प्रकार से इनपुट नहीं हो पाता था, निवेश नहीं हो पाता था खेतों में, जिससे उत्पादन धीरे धीरे घटता चला गया था। और 1770 आते आते कई बार बंगाल वाले इलाके में अकाल पड़ा था। तो अस्थाई बंदोबस्त में क्या किया गया कि राजस्व की दर जो है उसको अस्थाई कर दी गई। इसका व्यवहारिक मतलब यह है कि इजारेदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि अब बोली नहीं लगाई जाएगी। तो राजस्व दर को अस्थाई कर, बोली तो लगाई जाएगी, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो बोली भी लगाई जा रही है, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था किसको दी जाएगी, जमींदार किसको बनाया जाएगा, उसी को बनाया जाएगा जो राजस्व ठीक प्रकार से दे पाए। लेकिन स्थायी बंदोबस्त में कुछ ऐसे भी प्रावधान थे जिसके कारण से इजारेदारी यानी ठेकेदारी वाला काम जो है उसको बहुत ज़्यादा क्षति हुई, हानि हुई। और अच्छा ही हुआ हानि हुई, क्योंकि उससे कंपनी को हानि हो रही थी, खैर उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन भारत के किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो राजस्व दर को अस्थाई कर दिया गया। अस्थाई करने का क्या मतलब है कि एक समय नियत कर दिया गया कि इतने समय के भीतर भीतर आपको राजस्व ला करके हमारे कोष में जमा कर देना है। और एक नियत आय भी निश्चित कर दी गई, यानी एक आय बना दी गई कि इतना ही इनकम, इतना ही राजस्व हमको चाहिए। कोई एक इलाका है, मान लीजिए बंगाल में कोई इलाका है वर्धमान वाले इलाके में किसी एक जमींदार को नियुक्त कर दिए, उससे कह दिए कि इतने समय में हमें इतना राजस्व चाहिए बस। अगर उससे ज़्यादा इनकम आपकी हो रही है तो उसको अपने पास रखो, या खेती में लगा दो, या किसानों को दे दो, लेकिन हमें कम से कम एक नियत आय, एक निश्चित आय, एक फिक्स्ड अमाउंट हमको चाहिए। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि वसूली जमींदार द्वारा किया जाने लगा। पहले कुछ क्षेत्रों में वसूली सीधे सीधे रैयत के माध्यम से किया जाता था। 1765 के बाद वसूली दीवान के माध्यम से किया जाता था। उसके बाद वसूली ठेके के माध्यम से किया जाने लगा, इजारों के माध्यम से किया जाने लगा। लेकिन अब वसूली का काम जमींदार के द्वारा किया जाने लगा। और मान लीजिए इस बंगाल वाले इलाके में कोई वर्धमान इलाका है, तो पहले से ही थोड़ी सी पैमाइश वगैरह, थोड़ा सा रिसर्च कर लेते थे, सर्वेक्षण जिसको बोलते हैं, सर्वे कर लेते थे कि यहाँ से कितना हम राजस्व वसूली कर सकते हैं। तो वर्धमान जो गांव होता था, बहुत सारे गांव होते थे, बहुत सारे गांव को मिला करके एक जमींदार वहाँ पे नियुक्त कर दिया जाता था। कभी कभी एक जमींदार के अंदर में 400 गांव तक भी आ जाते थे, 400 गांव तक। तो ये 400 गांव का एक जमींदार बैठा हुआ है जो कि शहर में रहता था, नगरों में रहता था। और जब उसके बहुत सारे अपने एजेंट थे जिसको उप जमींदार बोल सकते हैं, तो वो उप जमींदार गांव में जा कर के अपने पूरे जमींदारी वाले इलाके में, और जो उसका पूरा इलाका होता था जिसके पूरे क्षेत्र में उसका नियंत्रण है जमींदारी के लिए, उसको बोलते थे संपदा। कैसी संपदा? राजस्व संपदा बोलते थे। यानी ये इतना बड़ा इलाका जो है वो एक राजस्व संपदा है, रेवेन्यू प्रॉपर्टी है, जहाँ से हमें रेवेन्यू मिलता है।
तो वहाँ पर जमींदारों को नियुक्त किया जाता था। उसके अंडर में बहुत सारे जमींदार होते थे और उसके अंडर में जाकर के बटाईदार होते थे, यानी कि बहुत कुछ छोटे और कुछ बड़े कृषक हुआ करते थे। तो ये थी जमींदारी व्यवस्था ला दी गई थी। और वसूली जो है नीचे वाले क्रम में, सबसे ऊपर तो कंपनी बैठी है, उसके नीचे जमींदार बैठा है, जमींदार के अंडर में बहुत सारे उप जमींदार हैं, क्योंकि 400 गांव में अकेले थोड़ी नहीं दौड़ दौड़ के लेगा, तो बहुत सारे उप जमींदार सेलेक्ट हो जाते थे, जिनको क्या बोला जाता था, अमला, उनको अमला बोला जाता था। तो अमलों के द्वारा वसूली की जाती थी। इसके नुकसान भी हुए, क्योंकि एक तो कंपनी है, कंपनी के नीचे जमींदार है, जमींदार के नीचे बहुत सारे अमले हैं, A1 A2 अमला 2 अमला 3, ऐसे बहुत सारे अमले हैं। तो ये अपने स्तर पे भी भ्रष्टाचार करेंगे, अपने स्तर पे भी राजस्व वसूली ज़्यादा करेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को चूसने का प्रयास करेंगे। तो इसके दुष्परिणाम हुए, उसको आगे देखेंगे। तो ये थी कि वसूली जमींदार द्वारा किया जाने लगा था। इसमें एक व्यवस्था ये थी कि स्वामित्व जो है वो जमींदार के पास हो गया, यानी अब ये 400 गांव जो हैं, इस पूरे 400 गांव का स्वामित्व जो है वो जमींदार का होगा। यानी जमींदार अगर एक निश्चित अमाउंट अगर नहीं जमा कर पा रहा है तो वो अपने ज़मीन को बेच सकता है, या कंपनी उसकी ज़मीन को नीलाम कर सकती है, या जो किसान ज़मींदार को राजस्व नहीं दे पा रहे हैं, ज़मींदार जा करके उस रैयत का जो है खेत बिचवा दे, या उसके खेत को हस्तांतरित कर दे किसी दूसरे किसान के पास और उसको उसकी ज़मीन से बेदखल कर दें, या कंपनी कभी कभी ज़मींदार को उसकी ज़मीन से बेदखल कर दें। तो ये सब काम चलता था। तो स्वामित्व जमींदार के पास आ गया था, यानी अब ज़मीन के साथ क्या छेड़खानी की जाएगी, वो जमींदार पूरी तरीके से स्वतंत्र है, यानी रैयत की उसमें कोई भी मतलब भूमिका नहीं है। रैयत मतलब किसान होता है, ठीक ना, तो रैयत की कोई भी उसमें भूमिका नहीं है। स्वामित्व पूरी तरीके से इसके पास आ गया। और 1793 के पहले, यानी कि 1793 में हम जानते हैं कि इसको लाया गया था स्थायी बंदोबस्त को, लेकिन बाद में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने माना था कि 1793 के पहले, यानी कि स्थायी बंदोबस्त लाने के पहले, यानी जमींदारी व्यवस्था को लाने से पहले भारत में जमींदार नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। ऐसा बहुत सारे लोगों ने बाद में माना, लेकिन फिर भी इन्होंने जमींदारी व्यवस्था को लाया। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यही हो सकता है कि बीच में कुछ मध्यस्थ होंगे, तो उनका जो काम है, उनका जो प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उस समय इंग्लैंड में क्या था कि सबसे ऊपर सरकार थी, हाउस ऑफ कॉमन्स हम मोटी मोटा कह लें, और उसके नीचे भूस्वामी होता था, यानी कि सीधा सीधा किसान होता था। यानी किसान जो बटाईदार होता था वो सीधा राजस्व जो है वहाँ के सरकार को देता था। लेकिन भारत में कंपनी को ये लगा कि नहीं, यहाँ पर जो किसान है उसकी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो जमींदार हैं मेन रूप से वही यहाँ के किसान हैं। तो इंग्लैंड में क्या था कि वहाँ के बटाईदार सीधे सीधे भूस्वामी थे अपने ज़मीन के, लेकिन अंग्रेज़ों की नज़र में यहाँ के जमींदार बटाईदार थे, यानी कि जमींदार एक तरीके से संरक्षक बन गए अंग्रेज़ों के। सर जॉन शोर ने ये सुझाव दिया था कि ये जो ज़मीन है वो राज्य के पास होना चाहिए, स्टेट के पास होना चाहिए। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि नहीं, अगर ज़मीन स्टेट के पास होगा तो उसके पास बहुत सारा कहें कि और ज़्यादा काम बढ़ेगा, प्रशासनिक कार्रवाइयाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी, उसके खर्चे और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भूमि है उसका स्वामित्व किसी व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो कि भारतीय हो, या कहें कि किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जिसके माध्यम से हमें मालगुजारी मिल रही है, ताकि उसको एक प्रेरणा मिले, ताकि वो अपने खेती में इनपुट इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा मात्रा में कर सके, ताकि उसका उत्पादन बढ़े, ताकि कंपनी का राजस्व बढ़े। तो इन दोनों में थोड़ा सा ये हम मतभेद कह सकते हैं कि सर जॉन शोर का मानना था कि ज़मीन राज्य के पास होना चाहिए, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मानना था कि ज़मीन जमींदार के पास होना चाहिए, उसका स्वामित्व जमींदार के पास होना चाहिए, और एक नियत आय और एक नियत समय उसको फिक्स कर देना चाहिए कि हमें इतना ही राजस्व चाहिए भैया, अगर इससे ज़्यादा आपके पास इनकम होती है तो उसको आप अपने पास रख लेना, ताकि जमींदार जो हैं उनको एक प्रेरणा मिल सके ज़्यादा उत्पादन करने का। तो जैसे जैसे उनकी उत्पादन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम उनके ऊपर जो कर है उसको और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे। हालांकि ये अस्थायी कर दिया गया था,
लेकिन फिर भी 10 साल 20 साल के लिए अस्थायी किया गया था। उसके बाद पुनः रिव्यू कर सकते थे, पुनरावलोकन कर सकते थे, रिव्यू कहने कर सकते थे। तो रिव्यू करने के बाद वो कह सकते थे कि अब जमींदार की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। हालांकि अगर हम देखें तो 1790 के दशक में 1790 के दशक में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी किसानों की। इसके अलावा 1770 के दशक में भी देखें तो किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन जब 1793 में अस्थायी बंदोबस्त ला दिया गया कि इतना ही राजस्व हमें आपसे लेना है, तो प्रेरणा बढ़ती गई। प्रेरणा बढ़ने से उत्पादन बढ़ता गया, जिसके कारण से 1700 या कहें कि 1800 के दशक में 1800 और 1810 इन दोनों दशकों में देखा जाए तो जो खेती की बिक्री है वो अच्छी मात्रा में होने लगी, यानी किसानों की आय बढ़ने लगी थी। इनकम जो है किसानों को बढ़ने लगा था। यानी जहाँ पर पहले उनके अकाल का सामना कर रहे थे, भूखे मर रहे थे, वहाँ पर अब उनको जब स्वामित्व दे दिया गया, एक निश्चित अमाउंट फिक्स कर दिया गया कि इससे ज़्यादा नहीं लेना है, तो प्रेरणा मिली, जिसके कारण से अब उनकी स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगी। और जब उनकी स्थिति अच्छी होने लगी तो अंग्रेज़ों को लगा, कंपनी को लगा कि अब तो किसान जो है बड़ा धनी होता जा रहा है, इससे हमें और ज़्यादा राजस्व चाहिए। लेकिन वो और ज़्यादा राजस्व ले नहीं सकते, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त कर देने की वजह से एक आय जो है वो नियत कर दी जाती थी, निश्चित कर दी जाती थी, एक लंबे अवधि के लिए निश्चित कर दी जाती थी। तो इसलिए वो कहे कि ये अस्थायी बंदोबस्त लाना ठीक नहीं, इसको हटा देना चाहिए, कोई दूसरी व्यवस्था लाना चाहिए, कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें हम हर दूसरे तीसरे साल रिव्यू कर सकें, या कम से कम हर उस समय रिव्यू कर सकें जब किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में हो। तो बाद में इसको हटाया गया था, तो उसको देखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अभी देख लेते हैं कि ये दो अलग अलग नज़रिए थे इन दोनों के। इसमें एक प्रावधान था कि ज़मीन जो है वो हस्तांतरणीय वस्तु बना दी गई थी। हस्तांतरणीय वस्तु मतलब कि जो सबसे नीचे वाला है, ये जो रैयत है, इसके सबसे नीचे जो रैयत है, इसका एक बार स्ट्रक्चर फिर से हम एक बार समझ लें। सबसे ऊपर कंपनी होता है, कंपनी के नीचे जमींदार होता है, जमींदार के नीचे बहुत सारे अमला जमींदार होते हैं, A1 कह लें, A2 कह लें, A3 कह लें। इन हर एक अमला के नीचे बहुत सारे किसान होते हैं, बहुत सारे रैयत होते हैं, R1 R2 R3 इस तरीके से। इनके अंदर में बहुत सारे रैयत हैं। रैयत मतलब कहने गांव है, ठीक ना, क्योंकि रैयत 10 घर 20 घर नहीं, गांव इनके अंडर में। इनके घर में जैसे मान लो कि इनके अंडर में 10 गांव हैं, इनके अंडर में 20 गांव हैं, इनके अंडर में 30 गांव हैं, ऐसे से पूरे बहुत सारे अमले बना दिए गए। तो वो हर एक गांव के रैयत से वसूली करते थे। और अगर कोई रैयत जब नहीं दे पाता था, क्योंकि मान लो एग्जाम्पल में कंपनी ने कहा कि हमें आपसे 100 रुपये चाहिए, जमींदार से कहा कि हमें आपसे 100 रुपये चाहिए बस। अब जमींदार क्या किया कि 100 रुपये वसूली करेगा, तो हर एक अमले से कहा कि आप अपने यहाँ से 10 रुपये दे दो, अपने यहाँ से 15 रुपये दे दो, अपने यहाँ से 20 रुपये दे दो, ऐसे ऐसे सारे अमले को कह दिया। अब बाद में उसको अपना भी तो इनकम बढ़ाना है जमींदार को, तो वो कहेगा नहीं भैया हमें 100 रुपये कंपनी कह रही है तो कम से कम 150 की वसूली करो। तो ये सारे अमलों को आज्ञा दे देंगे कि आप कम से कम रैयतों से इतनी वसूली करो कि हमें 150 रुपये मिल जाए। तो ये तो इनके पास आ गया। अब मान लो कि हर एक अमले के पास ये आया कि हर एक अमले के पास 20 रुपये की वसूली करनी है, तो हर एक अमला भी सोचेगा कि हम रैयत से इतनी वसूली कर लें कि थोड़ी बहुत मेरी भी आमदनी आ जाए। तो ये कहेगा 20 नहीं, हम तो 5 रुपये और वसूली करेंगे, तो 25 रुपये वसूली करने लगे। तो इस तरीके से पूरा भार, अब मान लीजिए कि 25 ओवरऑल जाकर के कह लें कि 300 रुपये की वसूली हुई। कंपनी ने कहा था कि 100 रुपये हमें दे देना, तो कंपनी को 100 रुपये दे देना, लेकिन अमला और जमींदार क्या करेंगे, तो वो अपनी अपनी आय बढ़ाने के लिए 200 रुपये और वसूली कर लिए, जिसमें 50 रुपये इनको मिल गया, बाकी जो बचा हुआ पैसा है 150 रुपये वो इनको मिल गया, इन सारे को मिल गया, अमलों को मिल गया। तो इससे अंततः बोझ जो है रैयत के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब रैयत के ऊपर बोझ बढ़ गए तो उनको बहुत सारे समस्याएं होने लगी, और जब रैयत अपने हिस्से का राजस्व नहीं दे पाते थे तो अमला क्या कहते थे, रिकमेंड करते थे जमींदार को कि भैया इन रैयत की जो है ज़मीन बिकवा दी जाए, या इनकी ज़मीन को किसी दूसरे को हस्तांतरित कर दी जाए, क्योंकि जमींदार जो है भूमि का स्वामित्व इसी को माना जाता था। तो ये किसी के भी ज़मीन को किसी से छीन करके किसी को भी दे सकता था। किसान एक तरीके से बटाईदार था, उसकी ज़मीन अस्थायी रूप से उसको दी जाती थी, जब वो नहीं दे पाएगा तो उसकी ज़मीन उससे छीनी भी जा सकते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ज़मीन हस्तांतरणीय बना दी गई थी, एक वस्तु के रूप में, एक प्रोडक्ट के रूप में बना दी गई थी।
इसमें अगला प्रावधान देखें, वसूली नहीं तो नीलामी। यानी कंपनी ने जितना नियत आय कर दिया है, जितना आय निश्चित कर दी है, जितने समय के लिए निश्चित कर दी है, अगर उतनी आय कंपनी को नहीं मिल पाती है तो कंपनी उस जमींदार के उतने इलाके को नीलाम कर सकती है। यानी जमींदार एक तरीके से इस बात का एग्रीमेंट कर देते थे, या कहें कि अपनी भूमि का एक तरीके से एग्रीमेंट कर लेते थे वो। जैसे वर्तमान में जो फार्म बिल्स आए हैं उसमें एक कानून, जो 3 कानून हैं, एक एपीएमसी से संबंधित, एक एमएसपी से संबंधित, एक द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 से संबंधित, जिसमें संशोधन हुआ है। तो उसी में से एक एक्ट है जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित प्रावधान है। उसमें कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि जो ज़मीन होगी किसानों की, उसको वो कह लें एक कंडीशन बना सकते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं। फार्म बिल में किसान अपनी ज़मीन को कंडीशन नहीं बना सकते हैं। तो उस समय अस्थाई बंदोबस्त में, रेवेन्यू सेटलमेंट में क्या था कि जमींदार अपने ज़मीन को कंडीशन बना सकते थे। क्या बनाना पड़ता था कंडीशन इस बात का कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इतना पैसा हमें नहीं दे पाते हैं तो आपके उतने इलाके को बेच दिया जाएगा जितने इलाके से इतने राजस्व के बराबर की वसूली हो सकती है, या कहें कि उतने इलाके को नीलाम भी कर दिया जाता था। तो नीलामी करने की प्रावधान इस अस्थाई उसमें था। तो इससे नुकसान क्या हुआ? अब जमींदार ये सोचेंगे कि हमें अपनी ज़मीन को नीलाम नहीं करवाना है। अगर ज़मीन नीलाम हो जाएगी तो उनके कहें कि इज्जत पे धब्बा आ जाएगा कि अरे ये तो पैसा ही नहीं दे पाया, बड़ा गरीब जमींदार है। तो उनके रसूख पे कोई धब्बा ना पड़े, इसके लिए वो ये कोशिश करते थे कि उनकी ज़मींदारी नीलाम ना हो। इसके लिए वो रैयत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालते थे, जिससे रैयत की स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली गई थी। इसी में एक घटना आती है वर्धवान की घटना, जिसे वर्धवान भी कहा जाता है, जो कि बंगाल का एक इलाका है जहाँ पर 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। तो वहाँ के राजा ने जो निश्चित रेवेन्यू था वो कंपनी को नहीं दे पाए थे, जिसके कारण से उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चली थी। क्योंकि कंपनी भी क्या था कि ज़मींदारों के ऊपर ज़्यादा राजस्व देते थे। अब जैसे मान लीजिए कंपनी ने एक निश्चित कर दिया कि 100 ही रुपये चाहिए हमें, और 10 सालों के लिए निश्चित कर दिया कि 10 साल हमें हर साल 100 रुपये देते रहिए, यानी 1000 रुपये हमें चाहिए। अब किसानों ने, ये ज़मींदारों ने 50-50 रुपये अपना भी कमाया, इससे वो मतलब मोटे होते चले गए, अमले भी जो है मोटे होते चले गए, खेती की स्थिति भी अच्छी चली गई। तो कंपनी ने सोचा कि हमने 100 रुपये तो निश्चित कर दिया है, लेकिन ज़मींदारों, किसानों, अमलों की स्थिति अच्छी होने की वजह से हो सकता है कि हम 200 रुपये कमा सकते थे, है ना। यानी ये सोचे कि हम 10 साल के लिए अगर निश्चित कर देंगे तो 10 साल तक हम ज़्यादा पैसा बढ़ा ही नहीं सकते। 100 रुपये कह दिए तो 100 रुपये ही लेना पड़ेगा। तो वो क्या करते थे, इतनी ज़्यादा दर निश्चित कर देते थे कि वो अगले 10 साल में अगर इनकी स्थिति अच्छी होती तो वो लगभग उतनी ही बराबर रहेगी, यानी कोई उसमें अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही राजस्व की दर अधिक निर्धारित कर दी गई थी। तो ये कह लें कि उनकी अदूरदर्शिता कह लें, या उनकी इतनी ज़्यादा लालच था उनके मन में कि पहले से कहे कि अगर 10 साल के अंदर में किसान समृद्ध हो गए तो हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। तो पहले से ही बहुत ऊंची दर निश्चित कर देते थे। तो उसी ऊंची दर निश्चित करने की वजह से ही, जो कि सभी जगह किया गया था, पूरे 19% हिस्से पर जो है राजस्व की दर ऊंची कर दी गई थी। तो उसी में वर्धमान में 1797 आते आते इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चली थी। तो इनके क्षेत्र को नीलाम करने के लिए कंपनी ने कहा कि अब वर्धमान को नीलाम किया जाएगा। नीलाम करने का मतलब ये है कि अब उनकी ज़मीन को बेचा जाएगा, और कोई 10-20 ज़मींदार आएँ, वही तरीके से जैसे वर्तमान में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो बोली लगाएं कि अब यहाँ की ज़मींदारी कौन संभालेगा। यानी वहाँ की ज़मींदारी वही संभालेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व दे सकें। यानी पहले जो इजारेदारी व्यवस्था में ठेका बोली बोली जाती थी, वही बोली बोले जाने वाली व्यवस्था फिर से होने लगी धीरे धीरे, जिससे जिस इजारेदारी व्यवस्था से निजात पाने के लिए अस्थाई बंदोबस्त ला गया था, वो फिर से धीरे धीरे इजारेदारी वाली व्यवस्था में जाने लगी थी। क्यों? क्योंकि जब बोली लगाई जा रही थी तो उसमें हर एक ज़मींदार यही सोचेगा कि यहाँ की ज़मींदारी हमें मिल जाए, तो वो ऊंची से ऊंची बोली लगाएगा
कि ये वाला जमींदार आपको 100 रुपये देता था, मैं आपको 125 रुपये दूंगा। तो 125 रुपये, अब उससे ऊपर कोई बोल ही नहीं पा रहा है, तो 125 रुपये में उसको दे दिया गया। अब ये जो पहले 150 रुपये कमाता था, ये कहेगा 180 रुपये कमाऊंगा अब तो मैं। तो ये व्यवस्था जो है बिगड़ने लगे थे। अब ये जो नीलामी की जाती थी, तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनके अपने जो लोग हैं, यानी कि राजा के अपने लोग, वही जाकर के बोली लगाने लगते थे। तो उसमें देखा गया, वहाँ के कलेक्टर ने बाद में उनके पास खबर गई कि जिस राजा का वर्धमान वाला इलाका नीलाम किया जा रहा है, दरअसल उसको उसके ही अपने लोग, उसके अपने ही एजेंट, उसके अपने ही नौकर जो हैं, वो उसकी ज़मीन को ले रहे हैं। यानी एक हाथ से राजा के हाथ से ज़मीन गई, थोड़ी सी और ज़्यादा बोली लगा करके उसके अपने ही एजेंट खरीद लिए, यानी अंततोगत्वा जा करके वो ज़मीन फिर से उसी राजा के पास अप्रत्यक्ष रूप से उसके नियंत्रण में आ गई। मतलब ये कि कंपनी के नज़र में तो ज़मीन नीलाम कर दी गई, लेकिन राजा अभी भी उसका जो है कहें लगभग वास्तविक मालिक बना रहा। इसे दिक्कत क्या हुई, ज़्यादा बोली लगा करके उसके आदमी खरीद तो लिए, लेकिन पहले 100 रुपया नहीं दे पाते थे, अब 125 रुपये कैसे देंगे। तो धीरे धीरे ये व्यवहार में नहीं आ पाया। जैसे इजारादारी व्यवस्था ख़त्म होती गई, वैसे ये भी ख़त्म होती गई, क्योंकि बोली जो लगाते थे उतना जब दे ही नहीं पाएंगे तो बोली लगाने का मतलब क्या है। और अगर देने की कोशिश भी करेंगे तो रैयत को चूसेंगे, उनका जो है हड्डी गलाएंगे, तो उससे स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। एक इसमें नियम लाया गया था सूर्यास्त का नियम, जिसको 1794 में लाया गया था। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या रेवेन्यू सेटलमेंट वाली व्यवस्था लाई गई थी। अगले ही साल सूर्यास्त का नियम लाया गया था। सूर्यास्त का नियम मतलब ये कि जो एक समय नियत निश्चित कर दी गई है, उस दिन मान लीजिए कि 10 तारीख को जो है ये फलाने वर्धमान के ज़मींदार को 10 तारीख को ला करके अपना रेवेन्यू जमा करना है, तो 10 तारीख में जो सूर्यास्त होगा, सूर्यास्त के पहले पहले उसको जमा कर देना है। अगर सूर्यास्त के बाद जमा करेगा तब समझ लीजिए कि उसकी ज़मीन नीलाम कर देनी है, वो उसकी ज़मीन नीलाम कर दी जाएगी, उसका वास्तविक मालिक कोई और बन जाएगा फिर जा करके। तो ये थी नीलामी वाली सूर्यास्त का नियम। एक व्यवस्था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन कई जगह पे हमें यही एक डाटा देखने को मिला कि जमींदारी व्यवस्था कैसी थी, यानी कि रेवेन्यू का विभाजन कैसे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने कह दिया कि हमें इतना रुपए चाहिए, या आप इतने रुपए की वसूली कीजिए, इतने राजस्व की वसूली कीजिए। मान लीजिए कि 11 रुपए की आप वसूली कीजिए, निश्चित कर दिया, 10 साल के लिए निश्चित कर दिया कि आपको 11 रुपए वसूली करना है, बस कह दिया। लेकिन 11 रुपए वसूली कीजिए, इसमें से 10 रुपए जो है आप हमें दे दीजिए, राज्य को दे दीजिए, यानी स्टेट को, यानी कि मोटी मोटा कंपनी को दे दीजिए, और जो एक हिस्सा बचा वो अपने पास आप रखिए, जमींदार अपने पास रखें। लेकिन होता क्या था, दिक्कत क्या हुई कि कंपनी ने तो कह दिया कि आप 11 वसूलिए, 11 रुपये वसूलिए। ये क्या कर रहे हैं कि ये 20 रुपये वसूल रहे हैं। 10 रुपये तो इनको दे दिए, बाकी 10 रुपये ये अपने पास रख लिए। यानी जमींदारों की स्थिति वो सोच रहे थे कि हम कम से कम कंपनी के बराबर हों, हमारी जो स्थिति है मजबूत बनी रहे। वो ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करने लगे, गलत तरीके से भी। और कंपनी ने कह रखा था कि आप अगर अतिरिक्त आय कमाते हैं, अतिरिक्त वसूली करते हैं, तो हमें उससे दिक्कत नहीं है, आप उस राजस्व को अपने पास रखे रहिए, नो प्रॉब्लम। इसके लिए आधार वर्ष जो है 1790-91 निश्चित किया गया था। यानी किसी भी इलाके की अस्थाई बंदोबस्त करने से पहले कह दिया जाता था कि ये जो अस्थाई बंदोबस्त हो रहा है वो 1790-93-90-91 में जो आय हुआ करती थी उस क्षेत्र से उसको आधार बनाया जाएगा। मतलब 90-91 में किसी क्षेत्र विशेष में जो इजारा हुआ करता था, वो जितना राजस्व दिया करता था वो आपको इस अस्थाई बंदोबस्त के माध्यम से 10 साल के लिए देना पड़ेगा। 90-91 ही क्यों बनाया गया, क्योंकि उस समय स्थिति अच्छी थी। यहाँ पे देख रहे हैं 1790 के बाद जो है स्थिति अच्छी होने लगी थी। हम कह लें 1790-91 के आसपास वाला जो समय है, 1770 से 1700 कह लें 85 तक या 90 तक कह लें, स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन उसके बाद स्थिति थोड़ी थोड़ी अच्छी होने लगी।
जब ये दीवान वाली व्यवस्था ख़त्म कर दी और सब सुधार करने लगे वॉरेन हेस्टिंग्स, तो स्थिति 90-91 तक थोड़ी बहुत ठीक होने लगी थी। तो उस समय कंपनी को राजस्व सही मात्रा में मिल चुका था, क्योंकि ध्यान होगा कि 1790 में ही सर जॉन शोर व्यवस्था लागू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तहत, जो कि सफल रही थे। जब वो सफल रही थी तो 93 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसीलिए 90-91 को आधार वर्ष बनाया गया था कि उस समय हमारी इनकम अच्छी थी, तो उसी हिसाब से आपको रेवेन्यू सेटलमेंट करना है। इसमें ये लिखो अतिरिक्त आय। अगर आपके पास अतिरिक्त आय होती है, एक्स्ट्रा आप इनकम करते हैं, तो आप उसको अपने पास रखिए, खेती में इनपुट करिए, अपने रैयतों की देखभाल कीजिए, अपना विकास कीजिए, और उसको हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खाली हमें वही 10 रुपये दे दीजिए बस, 11 रुपये में से। इसमें एक व्यवस्था थी कि जमींदारी जो है पुश्तैनी हो गई थी, यानी जो जिसने लिया है अगर उसका बेटा कोई है तो अगला उत्तराधिकारी जो है या उस इलाके का जमींदार उसका बेटा बन जाएगा। पुश्तैनी कर दिया गया था कुल मिला करके। और अगर उसका बेटा अक्षम रहता है पैसा देने में तो नीलाम कर दिया जाएगा, अक्षम नहीं रहता तो देता रहे आराम से, उसको हटाया नहीं जाएगा। जब तक पैसा दे रहा है तब तक पैसा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा जब नहीं देंगे तब नीलाम कर दिया जाएगा, नहीं तो उसका पूरा ख़ानदान अपना ज़मींदार बनता रहे, यहाँ तक कि वो किसी दूसरे को भी हस्तांतरित कर दे जमींदारी, उसकी भी दिक्कत नहीं थी। तो ये था मोटी मोटा कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था। अब हम देखेंगे कि जमींदारों को मालिक क्यों बनाया गया था, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार भू स्वामित्व बन गए थे, भूमि का स्वामित्व उनके पास आ गया था। तो चाहते तो रैयत को सीधा सीधा बना देते, या राज्य खुद अपने कंट्रोल में रखता है पूरे स्टेट को, जैसा कि सर जॉन शोर ने रिकमेंड किया था कि राज्य को सीधा नियंत्रण रखना चाहिए भूमि पर। लेकिन उससे नुकसान होता, उससे नुकसान क्या होता देखिए, मान लीजिए कि राज्य अपने अंडर में भूमि को रखा हुआ है, तो जो रैयत हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं रहेगी। उनको रहेगा कि अब वो वसूली करेंगे ही, चाहे जितना वसूली करना है वो करेंगे ही। तो रैयत के अंदर में ये कहें कि मोटिवेशन नहीं रहेगा कि हमें अपना उत्पादन बढ़ाना है, जिससे जब नीचे से उत्पादन नहीं हो पाएगा तो वो वसूली ही नहीं कर पाएंगे, तो राज्य की इनकम पे जो है असर पड़ता। तो ये सर जॉन शोर का रिकमेंड था। लेकिन कॉर्नवालिस ने कहा कि नहीं, बीच में एक जमींदार रखते हैं ताकि उससे हम सीधा सीधा और एक अस्थाई बंदोबस्त उससे कर लेंगे कि उससे एक निश्चित आय उससे हम लेते रहेंगे। तो इसमें प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर जमींदार को बीच में क्यों लाया गया। तो इसका एक कारण तो हम यही कह सकते हैं कि बीच में एक वो रहेगा तो उनके पास एक प्रेरणा रहेगी, एक मोटिवेशन रहेगा कि वो अपना उत्पादन बढ़ा सकें। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे एक हम कह लें राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण ये है कि उनको राजनीतिक रूप से अपना सहयोगी बना लिया जाएगा, यानी वो हमारे दोस्त बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे, इस तरीके से कि अगर नीचे वाले जो रैयत हैं बहुत सारे वो विरोध करेंगे कि अरे हमारी ज़मीन तो हटा दी गई, तो ज़मीन हटाएगा को जमींदार हटाएगा। जमींदार एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा, यानी रैयत अपनी जो शिकायत है वो कंपनी से नहीं करेगी, हालांकि राजस्व कंपनी के पास ही जा रहा है, लेकिन वसूली कौन कर रहा है, जमींदार कर रहा है। तो शिकायत जमींदार के ऊपर आएगा, नीलामी जमींदार की होगी, यानी कुल्हाड़ी भी जमींदार का, पैर भी जमींदार का, अगर स्थिति अच्छी नहीं हुई तो। लेकिन दोनों ही स्थिति में चेरी कौन खा रहा है, फल कौन खा रहा है, वो अंग्रेज खा रहे हैं। तो इसलिए उनको राजनीतिक रूप से सहयोगी बनाया गया कि अगर किसी भी प्रकार से जन विद्रोह उठता है, क्योंकि उनको प्रशासनिक रूप से ज़्यादा अनुभव भी नहीं था, तो और जो वहाँ के बड़े रसूख लोग थे, जो बड़े बड़े जोतदार थे, जिनके पास बहुत बड़े बड़े भूखंड थे, तो वो अपने अंडर में बहुत सारे बटाईदार को काम पे रखे हुए थे। तो वो कहे कि इन्हीं को बना लेते हैं, जमींदार का पद जो है इन्हीं को दे देते हैं, ताकि ये पहले से ही अपने अंडर में बहुत सारे लोग काम कराते ही थे, अब भी कराते ही रहेंगे। अब सीधा राजस्व इनसे ही वसूल किया जाएगा, और नीचे वाला कोई अगर विरोध करता है तो ये हैंडल करेंगे, हैंडल नहीं कर पाते हैं तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी, तो उनके ज़मीन को नीलाम कर दिया जाएगा। तो ये राजनीतिक सहयोगी बनाने की मंशा थी, ये पहला कारण था। दूसरा कारण जनता में मध्यस्थता, इसमें बता ही दिए इसी में ही कि सबसे नीचे जनता, बीच में जमींदार, उसके ऊपर कंपनी। इसका हायरार्की जो है अभी इसी में देख लेते हैं कि हायरार्की क्या है। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है परिणाम में, तो उसमें देख लेंगे कि हायरार्की क्या थे।
अगर हम 1775 से 1800 के बीच में देखें तो बहुत सारे जन विद्रोह, बड़े बड़े जन विद्रोह खड़े हो गए थे राज्य के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ। तो ऐसे जन विद्रोह न उत्पन्न हो, इसके लिए भी जमींदार को बीच में बनाया गया था। इसके अलावा स्थायित्व, वित्त में जो है, रेवेन्यू में स्थायित्व रहे। इसको बहुत ही जरूरी है समझना कि वित्त में स्थायित्व रहे, मतलब कि एक नियत आय ही रहेगी, उससे ज़्यादा हम आपसे लेंगे ही नहीं। इसके लिए भी मध्यस्थ बनाया गया, जमींदार को बनाया गया, ताकि उससे हमें जो है एक निश्चित आय मिलती रहे। पहले क्या थे कि निश्चित आय की गारंटी कोई नहीं कर सकता था, लेकिन अब इसमें निश्चित आय की गारंटी कर दी कि इतना बड़ा आपको वसूल करना है, इसमें से 10 हिस्सा हमको दे देना है। तो कहाँ से वसूल करेंगे? जमींदारों से वसूल करेंगे। तो उनसे वित्तीय स्थायित्व, जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है, वो बढ़ी। इसके लिए भी जमींदार को लाया गया था। आसान प्रक्रिया, आसान भी था क्योंकि जमींदार अपने क्षेत्र में रसूख वाले होते थे, अमीर होते थे, उनको बहुत सारे लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे, उनका सम्मान करते थे, उनको अपना कहले के नेता मानते थे, उनको अपना वरिष्ठ मानते थे, बड़ा मानते थे, और उनका अपनी जनता के ऊपर कंट्रोल रहता था। इस कारण से अंग्रेज़ों को लगा कि बहुत सारे रैयतों से हम जुड़ें, ये अच्छी नीति नहीं होगी। इससे अच्छा है कि बड़े बड़े जमींदारों से अपने जो कांटेक्ट बढ़ाएं, उनसे हम इस पे साइन करवाएं अस्थायी बंदोबस्त पर, और उनको जमींदारी वाले काम दें, ताकि वो पहले से हैंडल कर ही रहे हैं, अभी भी हैंडल करेंगे। तो उनका बहुत बड़ा जो मैन फोर्स है, जो कहने की जो कार्यबल है, वो इन छोटे छोटे कामों में नहीं लगा रहेगा, बल्कि जमींदार अपने खर्चे पर बहुत सारे अमले रख लेगा, वो उससे काम कराएगा। तो जमींदार की अपनी एक प्रशासनिक स्थिति बन जाएगी, उसका एक कचहरी बन जाएगा, उसका अपना कोर्ट बन जाएगा, उसके अपने प्रशासनिक अधिकारी हो जाएंगे। कोई समस्या होगी तो जमींदार वो न्याय प्रणाली वाला काम देख लेगा, यानी बहुत सारे प्रशासन वाला काम तो जमींदार ही देख लेगा। तो अंग्रेज़ों की अपनी ज़्यादा मैन पावर उसमें नहीं लगेगी, जिससे जब उसके अपने आदमी ज़्यादा नहीं लगेंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी के रेवेन्यू में इजाफा होगा ही होगा, और ज़मींदार के रेवेन्यू में, या कहें कि उनकी जो बहुत सारे काम हैं वो जमींदार ही कर देंगे। तो इसलिए भी इनको लाया गया था कि प्रक्रिया आसान हो। इसके अलावा निवेश में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भी जमींदार को मालिक बनाया गया था, क्योंकि पता है कि एक निश्चित आय कह दिया गया था कि इतना ही देना है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ोतरी होती है तो जमींदार उसको अपने पास रख सकते हैं और रैयतों को या अपने ज़मीन में इनपुट कर सकते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ सके। ये था, हमने देख लिया जमींदार को मालिक क्यों बनाया गया। लेकिन जमींदारों के कुछ अधिकार जो है वो छीन लिए गए जी। जैसे पहले जमींदार जो बड़े बड़े रसूख वाले लोग थे, वो अपने साथ में छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियां भी रखते थे, वो सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे बड़े बड़े जमींदार मिल करके कहीं वही विद्रोह ना कर दें कंपनी के प्रति, तो उनके सैनिक जो टुकड़ियां थी उनको भंग कर दिया गया कि आप सैनिक नहीं रख सकते हैं। उनकी अपनी कचहरी हुआ करती थी, कचहरी मतलब कि जहाँ पे वो न्याय प्रणाली वाला काम करेंगे, सब करेंगे, तो उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब जमींदार को कलेक्टर के अंडर में ला दिया गया। कलेक्टर उस समय का प्रशासनिक अधिकारी का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नागरिक सेवा का जनक माना जाता है उसको भारत में, तो उसने कलेक्टर के पद का सृजन किया था। कलेक्टर मतलब ये होता है कलेक्ट करने वाला, यानी राजस्व को वसूल करने वाला। यानी जमींदार कलेक्टर को देगा, कलेक्टर जाकर के कंपनी को दे देगा। कलेक्टर एक तरीके से कंपनी का एक तरीके से कहने की नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति होता था। आज भी लगभग कलेक्टर की यही स्थिति है, हालांकि उसको बहुत सारे अधिकार मिले होते हैं, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकार मिले होते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर होती है उसके पास। बहुत रसूख वाला व्यक्ति कलेक्टर अभी भी होता ही है। लेकिन उस समय कलेक्टर की भूमिका सिर्फ इतनी थी कि राजस्व वसूली वो करे बस। तो कचहरियों को समाप्त कर दिया गया, कलेक्टर की स्थिति को मजबूत बनाया गया था। सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया। इसका कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है, क्योंकि अब वैसे भी इन सारे क्षेत्रों में इनका जब अपना नियंत्रण हो गया तो सीमा शुल्क लगाने कोई मतलब ही नहीं है। वो चाहे जहाँ से व्यापार करें, चाहे जहाँ से कच्चा माल खरीदें, चाहे जहाँ जा कर के बेचें, वो सीमा शुल्क लगाने का प्रावधान 1717 से ही लगभग समाप्त हो गया था, जब फर्रुखसियर ने फरमान जारी करके
निर्मुक्त रूप से व्यापार करने का अधिकार दे दिया था अंग्रेजों को बंगाल में। तो इसका बहुत ज़्यादा कोई औचित्य नहीं, लेकिन फिर भी जान लें कि सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया। जमींदार बहुत सारे इनके अंडर में ही आ गए, यानी एक जमींदारी से दूसरी जमींदारी के बीच में जाने के बीच में कोई वसूली न करे अंग्रेज़ों से, तो वो वाली व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। इसके अलावा जो रैयत थे, रैयत माने किसान, किसानों की भी बहुत सारे जो अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया। जैसे 1793 के पहले स्थायी बंदोबस्त को लाने से पहले बहुत सारे किसान अपनी जोत करते थे, अपनी खेती करते थे, तो नहरों पे उनका अधिकार होता था, नहर से सिंचाई कर रहे हैं। तालाबों पर उनका अधिकार होता था, जहाँ से वो मछली पालन कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े भूखंड पे उनका अधिकार करता था, जहाँ से वो खेती कर रहे हैं। तो उन सभी अधिकारों से किसानों को, रैयतों को वंचित कर दिया गया, यानी उनके पास किसी प्रकार का भूमि का स्वामित्व रहेगा ही नहीं। वो खाली एक नौकर की तरीके से, बटाईदार की तरीके से काम करेंगे। मेन स्वामित्व तो जमींदार के पास है। तो किसानों की स्थिति भी बहुत खराब कर दी गई थी, बहुत नीचे कर दिया गया था। इन सब के परिणाम क्या हुए? परिणाम में सर जॉन शोर ने अनुमान लगाया था, जब 1793 के बाद ये बने थे गवर्नर जनरल, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि जितना उत्पादन होता है, मान लीजिए कि 100 किलो उत्पादन होता है खेती से, तो उसमें से 45% हिस्सा जो है कंपनी के पास आ जाता है। 45% हिस्सा, यानी लगभग आधा हिस्सा तो अकेले कंपनी ही ले लेती है। 15% हिस्सा, यानी कि 15 किलो कह लें 100 किलो के सेंस में, तो 15% उत्पादन जो है वो जमींदार और उसके अपने जो नौकर होते थे, जिनको अमला बोला जाता था, अमला, ये सब ले लेते थे। बचा हुआ 40%, यानी कि आधे से कम, यानी कि आज की डेट में अगर कोई छोटा किसान है जिसके पास 3 बीघे की ज़मीन है, वो मान लीजिए कि 3 कुंटल का उत्पादन करता है, तो उसके पास कितना रहेगा? 1.5 कुंटल से थोड़ा कम ही उसके पास रहेगा। बाकी सब उसको फ्री में दे देना पड़ेगा मालगुजारी के रूप में। तो इतना ही। तो इससे हम क्या परिणाम निकाल सकते हैं कि किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई। जब किसान की स्थिति खराब हुई तो जो जमींदार थे उनकी स्थिति खराब होना लाजमी है। जब जमींदार की स्थिति खराब हुई तो उनकी ज़मीन का नीलाम होना भी लाजमी है। जब ज़मीन नीलाम हुई तो फिर से बड़े बड़े ठेकेदार आएंगे, बोली ऊंची लगाएंगे, जिससे एक तरीके से कंपनी को ही उनका समय बर्बाद होगा और वास्तविक आय उनको नहीं मिल पाएगा। तो ये इसका परिणाम हुआ, जो कि दुष्परिणाम के रूप में हम देख सकते हैं। जमींदारों को अपनी बहुत सारी ज़मीनों को नीलाम करना पड़ गया था, क्योंकि राजस्व की दर अंग्रेज़ों ने बहुत ऊंची लगा रखी थी पहले से ही, क्योंकि वो पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जब एक निश्चित आय हम कर देंगे कि इतना ही हमें पैसे लेना है, तो 10 सालों के लिए कर दिए हैं ऐसा। मान लीजिए 5वें साल के बाद जो है स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी, समृद्ध हो गए सारे, कंपनी ने पहले कह दिया हम इतने रुपए लेंगे, तो इसलिए वो पहले से ही बहुत ऊंची दर लगा रखे थे। पहले से ऊंची दर लगाने की वजह से ही शुरुआत से ही बहुत सारे क्षेत्र नीलाम होने शुरू हो गए थे, क्योंकि इतनी ऊंची दर पे वो पैसा दे सकने में अक्षम थे। उदाहरण के रूप में 1797 में वर्धमान का इलाका नीलाम हो गया था, हालांकि 95% हिस्सा उसके अपने ही लोग खरीद लिए थे। लेकिन 1794 से 1807 के बीच में देखें तो लगभग आधा क्षेत्र जो है वो नीलाम हो चुका था। आधा क्षेत्र, यानी कोई मतलब नहीं है उसका। जमींदार एक तरीके से ये व्यवहारिक नहीं रह गया था, इसको हटाया भी गया। 1822 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी, जिसको मुनरो करके कि कोई दूसरे व्यक्ति हैं उनको लेकर के आए थे। एक मुनरो व्यवस्था होता है, एक महालवाड़ी व्यवस्था होती है, तो उसको सब पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो 1822 में दूसरी व्यवस्थाओं पर सोचा जाने लगा, यानी कि जमींदार को हटाओ, इसमें बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारी खामियां हैं। खामियां मेन रूप से देखें तो कंपनी के अंदर में ही है, वो इतना ज़्यादा राजस्व की दर बढ़ा देते थे कि वो देना मुश्किल हो जाता था। तो इन सालों के बीच में 94 से 1807 के बीच में आधा क्षेत्र नीलाम हो चुका था। एक परिणाम इसका ये हुआ कि हायरार्की बन गया। हायरार्की मतलब कि एक पदानुक्रम बन गया, एक अनुक्रम बन गया, एक अनुक्रमिक व्यवस्था बन गई। सबसे ऊंचा सब, उससे नीचे कौन है, ये सब समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार और देख ही लें। जैसे
इधर ही देखें, सबसे ऊपर है कंपनी, सी फॉर कंपनी। इसके नीचे है एक जमींदार, और ध्यान रखना जमींदार कहाँ पर रहता है, नगर में रहता है, नगर यानी शहरों में रहता है, आलीशान घरों में रहता है। इसके नीचे हैं बहुत सारे अमले ना, इसके नीचे है अमला। अमले बहुत सारे हैं अलग अलग इलाके के लिए, ठीक ना। अभी एक अमला लिख ले रहे हैं। अमले के नीचे है रैयत, अमले के नीचे है रैयत, और रैयत के नीचे है शिकमी रैयत। शिकमी रैयत, शिकमी रैयत मतलब एकदम बेहाल किसान कह लें, मतलब एक सेंस में। तो शिकमी रैयत अपना उत्पादन करके रैयत को देगा, रैयत अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा अमला को देगा, अमला अपने पूरे वसूली का कुछ हिस्सा जमींदार को देगा, अब और जमींदार अपने पूरे जो उसने संग्रहण किया है उसमें से एक निश्चित अमाउंट का 10/11 हिस्सा कंपनी को देगा। तो एक तरीके से पदानुक्रम बन गया था ऊपर से नीचे के क्रम में। इसी को अंग्रेजी में हायरार्की लिखा हुआ है। हायरार्की स्पेलिंग शायद HEIRARCHY होता है। आप बता सकते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। और क्या परिणाम हुआ कि 1762 से 65 के बीच में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी, इजारादारी व्यवस्था चल रही थी, ठेके पर लूटपाट हो रही थी। उस समय KM पर्डिक्कर नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इस काल को डाकुओं को राज्य की संज्ञा दी थी। कार्नवालिस ने भी इस काल को बहुत भ्रष्ट और बुरा काल माना था, जो 62, 65, 72 ये सब काल हैं। इसलिए उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लाया था, क्योंकि माना कि बड़ा बेकार स्थिति है। तो 1762 से 65 के बीच में और 1790 इस अवधि में देखा जाए तो लगान जो है 2 गुना तक बढ़ गया था। लगान की मांग, पहले ही बताए थे, लगान की मांग जो है 2 गुना तक, ये मालगुजारी की मांग जो है 2 गुना तक बढ़ गई थे। मतलब कि 1790 के दशक आते आते पहले अगर कंपनी को 50 रुपये चाहिए होता था तो अभी उसको 100 रुपये चाहिए, यानी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो मांगे नहीं निभा पाया। इसका एक दुष्परिणाम ये हो कि सोशल फैब्रिक जो है बिगड़ा, यानी कि सामाजिक ताना बाना, सोशल फैब्रिक मतलब सामाजिक ताना बाना इससे बिगड़ गया, क्योंकि जमींदार बहुत रसूख होने लगे, अमला भी अमीर होता गया। मतलब इधर से स्थिति तो बढ़ती चली गई, अमला अमीर है, उससे अमीर जमींदार है, उससे अमीर कंपनी है, लेकिन इसके बाद से स्थिति नीचे होती चली गई, यानी कि रैयत गरीब है, शिकमी रैयत और ज़्यादा गरीब है। तो बीच में देख रहे हैं ये गैप है, जिसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हम कह लें, या इकोनॉमिक असमानता कह लें, आर्थिक असमानता बढ़ी समाज में, जिससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ा, किसानों की हालत बिगड़ी, तो बहुत सारी संख्या में वो पलायित कर गए। अब बहुत से लोग खेती छोड़ करके चले गए, किसी अंग्रेज़ों के नौकर बन गए, अंग्रेज़ों को चाय पिलाने लगे, बेनाहकने लगे, या किसी उद्योग धंधों में लग गए, फैक्ट्री में जाके काम करने लगे, या बहुत सारे लोगों को जाकर के विदेश में काम करने लगे, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में, या जो वेस्ट इंडीज़ है वहाँ सब के इलाके में जाकर के बागान के खेतों में काम करने लगे। दास प्रथा भी बढ़ी उस समय। तो इस तरीके से सामाजिक ताना बाना बिगड़ता चला गया। इसका एक दुष्परिणाम ये हो कि बहुत सारे पटनी व्यवस्था मतलब कि अमला व्यवस्था, मोटी मोटा, ये जो बीच में बहुत सारे अमला है ना जी, ये अमला, बहुत सारे अमले मिल करके जो राजस्व वसूली कर रहे हैं, इस व्यवस्था को पटनी व्यवस्था कहते हैं, ठीक ना, उप जमींदार हम कह लें। ये इसका दुष्परिणाम हुआ, और इन दुष्परिणाम को हटाने के लिए फिर से विचार किया जाने लगा। 1822 में जाकर के एक नई व्यवस्था आई, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, उन सब के विषय में अध्ययन करेंगे। अब मेरे ख्याल से जो प्रश्न पूछे थे शुरुआत में, उसका उत्तर दे सकते हैं हम। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं और इसका उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। फिर से प्रश्न पढ़ें कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली, यानी कि अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है वो लागू जब हो गई, तो उसके बाद
कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसका एक कारक हम मान सकते हैं? यानी कि क्यों अस्थायी बंदोबस्त के कारण क्यों बहुत सारे केसेस बढ़ने लगे थे? क्या इसलिए कि रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाया गया था, इस कारण से केस नहीं बढ़ने लगे थे? यानी बहुत सारे जो मामले हैं आने लगे, क्या इसलिए कि रैयत की स्थिति अच्छी नहीं थी और जमींदार की स्थिति अच्छी थी, इसलिए नहीं आने लगे थे? रैयत की अगर स्थिति नहीं है तो हटाओ, उनको भगाओ, उनका कोई मामला ही नहीं आएगा, उनका केस नहीं आएगा। केस तो आएगा जमींदारों का। जमींदारों को भी हटाने संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं दे पाएंगे राजस्व तो जाहिर सी बात है उनको हटाया जाएगा, पहले से एग्रीमेंट हुआ है। तो ये पहला कथन हम गलत कह सकते हैं। दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। तो क्या इसकी वजह से केस बढ़ने लगे? नहीं, जमींदार तो खुश हैं, अच्छा हुआ कि हमें अधिपति बनाया गया है। तो सोशल हायरार्की में देखें तो उनकी स्थिति जो है ऊंची स्थिति में है, तो इनको कोई शिकायत होगी ही नहीं अंग्रेजों से। तो ये भी कथन गलत है। तीसरा, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। तो ये भी मतलब गलत है, इसका कोई मतलब औचित्य नहीं है इसको ऑप्शन देने का इसमें। तो तीन की तीनों ऑप्शन इसमें गलत हैं। अगर हम देखें कि केसेस क्यों बढ़ने लगे थे, तो इसका पहला कारण हो सकता है कि जमींदारी का क्षेत्र पूर्णतः निर्धारित नहीं था। यानी किस जमींदार को कितने क्षेत्र का मालिक बनाया जाएगा ये पूरी तरीके से निर्धारित नहीं था। यानी कि हम कहने कि जो एक सीमांकन होता है क्षेत्रों का वो ठीक प्रकार से नहीं हुआ था, तो इस कारण से केसेस बढ़े होंगे। दूसरा, जमींदारों व कृषकों के बीच अनेक मध्यस्थ होने के कारण विवाद बढ़े। जमींदार और किसान इनके बीच में बहुत सारे मध्यस्थ आने लगे, इसके कारण से विवाद बढ़े होंगे। तो ये सही हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन में दिया नहीं है। इसके अलावा भूमि को बिक्री योग्य बना देने के कारण भी विवाद बढ़े। भूमि को बिक्री योग्य बना दिया गया था, यानी कि जमींदार जो हैं वो अपने अगर राजस्व नहीं दे पा रहे हैं तो अपने ज़मीन को नीलाम करना पड़ता था। तो इस कारण से विवाद बढ़े, क्योंकि उनकी शिकायत ये हो सकती है कि आपकी राजस्व दर इतनी ऊंची है, हम कैसे दे पाएंगे। तो इस वजह से मामले बढ़े होंगे, लेकिन कम से कम इन वजहों से मामले नहीं बढ़े होंगे जो ऑप्शन में दिया गया है। तो चारों ऑप्शन गलत हैं, तीनों ऑप्शन गलत हैं। जो चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, तो ये सही हो जाएगा अपना। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद आगे वाली व्यवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।